हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट टाइम फिफ्थ चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट थे उनको हमने किया और साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर अपन बात करते हैं इसके अभ्यास के जो न्यूमेरिकल है, पीछे आंकिक प्रश्न दिए, हालांकि ये आपको करने चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इन क्वेश्चंस के इनके सॉल्यूशंस को देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जहाँ तक मैंने देखा है अभी तक यहाँ पर इसमें कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो तुम्हें प्रॉब्लम में लाए। ठीक है, तो यहाँ अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, आंकिक प्रश्नों में चल रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या दिया हुआ है। एक बेलनाकार धातु है, तांबे की छड़ है। ठीक है, और उसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर दी हुई है, जो सामने लिखा हुआ है। तांबे की छड़ है, धातु तांबे की है और इसकी छड़ की लंबाई 1 सेंटीमीटर दी है। इसकी त्रिज्या 2.0 मिलीमीटर है। इस पर आरोपित विभवांतर 120 वोल्ट है। इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा ज्ञात कीजिए, जबकि इसकी प्रतिरोधकता दी हुई है। अब देखिए, मैंने आपको प्रतिरोधकता के बारे में भी बताया है, है ना। प्रतिरोधकता चालकों के लिए 10⁻⁻8 की रेंज में मिलेगी आपको, ये ध्यान रखना। बहुत कम होती है प्रतिरोधकता, इसका मतलब इनकी चालकता बहुत ज़्यादा होती है। तांबे की प्रतिरोधकता 1.7 इंटू 10⁻8 ओम इंटू मीटर होती है। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है, विद्युत धारा पूछी है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि आप ये देखिए, इसमें V दिया हुआ है और क्या पूछा है, I। तो आप जानते हो कि V से आप I कैसे निकालते हो। I इक्वल टू क्या होता है, V/R। तो अब आप R की जरूरत पड़ेगी। R इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप R इक्वल टू क्या जानते हो, रो L/A होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में रो दिया हुआ है आपको, एल दिया हुआ है। ठीक है, इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देना, 10⁻² मीटर हो जाएगा ये। अब ये क्या है, क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्षेत्रफल के लिए आपको क्या दी हुई है, त्रिज्या। त्रिज्या मिलीमीटर में दी हुई है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर देना, 2 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये हो जाएगा रो L/πr²। इससे क्या आएगा बच्चों, R आ जाएगा। ये R का मान यहाँ रखना, V का मान रखना। इससे क्या प्राप्त हो जाएगी आपको, विद्युत धारा। ठीक है, तो ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन। अब अपन बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इस तरीके का एक परिपथ दिया हुआ है, इस तरीके का एक नेटवर्क बोलते हैं ऐसे अगर परिपथ बनते हैं, बहुत सारे प्रतिरोध जुड़े हुए होते हैं। इसमें देखिए आपको एक ए बिंदु दिया हुआ है और एक बी बिंदु दिया हुआ है। इस ए बिंदु से बहुत सारी शाखाएं निकल रही है इस तरीके से, और इनसे कुछ प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से ये जुड़े हुए हैं और ये बी बिंदु है। देखो, ए व बी के मध्य का अगर आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है तो सिंपल सी बात ये होती है कि हमें इनके बीच का बैटरी जोड़नी होती है, मतलब ओवरऑल इनमें विद्युत धाराएं अलग अलग तरीके से प्रवाहित होती हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये एक मेथड होता है, इसको बोलते हैं सक्सेसिव रिडक्शन। सक्सेसिव रिडक्शन मेथड इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें लगातार जो है वो सर्किट क्या होता जाता है, कम होता जाता है, उसको हम रिड्यूस करते रहते हैं। ठीक है, और ये आसानी से फिर हल हो जाता है। देखिए, आपको सिंपल सा दिखने में ऐसे बहुत ही कठिन लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे हो। पहले तो आप ये चेक करिए, यहाँ पर ये दोनों जो प्रतिरोध है, ये वाले, ये आप ये देख रहे हो, ये जो दोनों प्रतिरोध है, ठीक है, ये किस में है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में है, तो बताओ इन दोनों का प्रतिरोध कितना हो गया, 6 ओम हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब ये जो 6 ओम जो प्रतिरोध हुआ, ये इस 6 ओम के साथ में समांतर क्रम में होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो ये 6 और ये 6 समांतर क्रम में, तो इसका आधा हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, फिर से 6 का आधा 3। फिर यहाँ पर ये कितना बचेगा, 3 बचेगा। ये 3 और ये 3 फिर से किस में आएंगे, श्रेणी क्रम में, फिर 6 होगा। फिर 6 और ये 6 समांतर क्रम में आएंगे, तो फिर से क्या हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। फिर ये 3 और ये 3 फिर से किस में मिलेंगे, ये श्रेणी क्रम में, तो फिर से 6 ओम हो जाएगा। फिर ये 6 और ये 6 जो है फिर से किस में हो जाएंगे, समांतर क्रम में, तो ये क्या बन जाएगा, फिर से 3 ओम हो जाएगा। फिर ये 3 और ये 3 किस में हो गए, श्रेणी क्रम में, तो ये कितने हो गए, 6 हो गए। और ये 6 और ये 3 ये समांतर क्रम में है। तो फाइनली आर ए बी 6 × 3/6 + 3 कितना हो गया, 36 18/9। आंसर आएगा 2। ये लीजिए।
क्लियर यहाँ तक? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको सक्सेसिव रिडक्शन से इसको सोल्व करना है, लगातार इसको हल करते हुए चलना है। बस आपको ध्यान रखना है कि कौन सीरीज में है, मतलब कौन श्रेणी क्रम में है और कौन समांतर क्रम में है। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये दोनों श्रेणी क्रम में है। अब देखो मैंने आपको एक ट्रिक बताई हुई है, मैंने मतलब ऐसे सोच रहे हो आपको सर आता है। देखो 3 3 ये श्रेणी क्रम में, तो है ना, आर इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 प्लस R2, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में कितना हो गया, 6 6 हो गया। अब देखो ये दोनों जो 6 आएगा और ये 6, ये दोनों सेम ही है, और समांतर क्रम में तो जो सेम होता है दो के लिए उसका मान आधा हो जाता है। ये मैंने बात आपको बता दी थी पहले जब अपन ने इसके परिपथों को सोल्व कर रहे थे ऐसे। तो फिर 3, फिर 6, फिर यहाँ पर 6 समांतर क्रम, फिर 3 बना, फिर 3 3 6, फिर ये 6 और इसका समांतर क्रम, फिर से आधा 3, फिर ये 3 और 3 6 हो गया, और 6 और ये 3 क्या है, समांतर क्रम में, तो 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अब देखिए जो ये इस तरीके का हमने एक संधारित्र में भी सोल्व किया था, ऐसा सर्किट था, है ना, अनंतक श्रेणी वाला। फिर हमने उसको कैसे सोल्व किया था, याद हो? बिल्कुल वही तरीका यहाँ पर उपयोग करना है। देखो इसमें क्या चीज़ रिपीट हो रही है, आप उस चीज़ को आप पहले चेक करिए। ये आर आ रहा है यहाँ पर, फिर आर आ रहा है, फिर आर आ रहा है, फिर आर, फिर आर, फिर आर, इस तरीके से ये चीज़ रिपीट हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर इन दोनों के मध्य जो तुल्य प्रतिरोध होगा, वो तुल्य प्रतिरोध इसके मध्य और क्या इसके मध्य भी होगा, भाई वही तो होगा। क्योंकि अब यहाँ से आप सर्किट को मान लो कि यहाँ से ये सर्किट यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, तो कोई फर्क पड़ जाएगा क्योंकि ये तो अनंत तक जा रहा है। और समझ में आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। वो यहाँ पर था, ठीक है, तब भी वही है। अगर वो आपने इसको काट के इसको इस पोर्शन को अलग कर दिया, इसका मतलब ये आगे वाला वही है, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ तक। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो इस अगर मैं इसके और इस पॉइंट के मध्य का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल आर मान लूँ, क्या मान लूँ, कैपिटल आर। क्लियर नहीं आता? तो ए व बी के मध्य का तुल्य प्रतिरोध भी क्या होगा, कैपिटल आर होगा, या आर ए बी कर दो, जो भी आपकी इच्छा हो, या आर इक्विवेलेंट मान लीजिए। ठीक है, तो मैं इसका एक सर्किट रेड्यूस करूँगा और फिर आपको इसको सोल्व कर लेना है। देखिए ये चीज़ और ये चीज़, ये यहाँ तक आपको ऐसे कैसे छोड़ देना है एक बार। ठीक है, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। फिर यहाँ से यहाँ तक का मैंने तुल्य प्रतिरोध क्या मान लिया, ये मान लिया भाई, ये क्या आ गया अपने पास में, आर इक्विवेलेंट आ गया। और ये भी आर इक्विवेलेंट ही होगा, बताओ। यहाँ से यहाँ तक ए बी के मध्य का तुल्य प्रतिरोध भी क्या होगा, आर इक्विवेलेंट। यहाँ इसके मध्य का भी क्या होगा, आर इक्विवेलेंट। भाई सेम ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आर और ये आर इक्विवेलेंट क्या है, समांतर क्रम में, फिर इसके साथ में ये क्या हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। क्लियर यहाँ तक? तो मैं देखो इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लूँ, ठीक है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध निकालूँ तो फिर ये परिपथ क्या बन जाएगा, देखो इस तरीके का परिपथ बन जाएगा। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और इसके तुल्य परिपथ तुल्य प्रतिरोध हमने आर इक्विवेलेंट माना। और ये जो आएगा अब वो क्या आएगा, अब दोनों समांतर क्रम में है तो दो के लिए आप डायरेक्टली सूत्र लगाया करो, आर इंटू आर इक्विवेलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्विवेलेंट, और ये आर। अब ये जो तुल्य प्रतिरोध आया वो इसके साथ में श्रेणी क्रम में होगा, ठीक है, तो और ये जो श्रेणी क्रम में होगा उसका तुल्य प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट आएगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं, आर इक्विवेलेंट इक्वल आर प्लस जो ये आया, ठीक है, ये क्या है, आर इंटू आर इक्विवेलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। फिर आर इक्विवेलेंट इक्वल आर, ये मल्टीप्लाई कर दो, है ना, एलसीएम लेकर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर इक्विवेलेंट प्लस ये इंटू आर इक्विवेलेंट अपॉन क्या चल रहा है, आर प्लस आर इक्विवेलेंट चलेगा। क्लियर यहाँ तक? अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आर इंटू आर इक्विवेलेंट प्लस आर इक्विवेलेंट स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर प्लस 2r इंटू आर इक्विवेलेंट। इन सब को हम इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि मैं आर इक्विवेलेंट ही चाहिए। तो ये बनेगा आर इक्विवेलेंट स्क्वायर, ये इधर आएगा माइनस होगा, तो ये इसमें से जाएगा, तो माइनस आर इंटू आर इक्विवेलेंट बचेगा, और ये इधर आएगा तो ये माइनस आर स्क्वायर बचेगा, इक्वल क्या हो जाएगा, 0। वही वापस से श्रीधराचार्य सूत्र लगाओगे, ठीक है, आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए। तो आर इक्विवेलेंट इक्वल श्रीधराचार्य सूत्र क्या कहता है, माइनस बी, तो माइनस बी आर इक्विवेलेंट का गुणांक क्या है, माइनस आर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या बनेगा आर, फिर प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर माइनस
4ac, ठीक है। 4a इसका कितना गुणांक है, इसका 1 है, ठीक है। और c कितना है, -r², तो ये प्लस हो जाएगा 4r² अपॉन क्या होता है 2a, तो 2 ही बचेगा यहाँ पर ओनली। सो r इक्विवेलेंट इक्वल क्या आ जाएगा, r प्लस माइनस पर रूट में क्या आ गया 5r² अपॉन 2 बन गया। फिर r² को बाहर निकाल लो तो ये r आ जाएगा। तो फाइनली आंसर मैं लिख रहा हूँ इसका r ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन क्या था 2 था, और वहाँ पे क्या था c 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2 था। बस सिंपल सी बात है, ये देख लीजिए वही आंसर है, ठीक है। सोल्व करने का वही तरीका है, ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें इन क्वेश्चन करवा दी। ये आपके लिए एक मतलब नॉर्मल से क्वेश्चन है अगर आपने ढंग से पढ़े हो तो मेरे वाले टॉपिक, ठीक है। इसमें 3 प्रतिरोध दिए हुए, कहाँ श्रेणी क्रम में इनको जोड़ा जाए तो इसका आर इक्विवेलेंट बताओ। तो श्रेणी क्रम में 3 2 5 और 1 6, आर इक्विवेलेंट इक्वल कितना आ गया 6 ओम आ गया। फिर कहा है कि जितने भी श्रेणी क्रम में ये जुड़े हुए हैं उन पर कुछ विभव पतन होगा, तो वो विभव पतन ज्ञात करिए, मतलब उन पर विभवांतर ज्ञात करिए, V1 V2 V3 ये ज्ञात करिए। इसके लिए हमें धारा की आवश्यकता होगी, तो I इक्वल V अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल 12/6 2 एम्पियर की विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होगी। 1 ओम से V1 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर IR1, ठीक है। I कितनी यहाँ पर 2 इंटू 1 2 वोल्ट। इसी तरीके से V2 इक्वल कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 मतलब 4 वोल्ट। और इसी तरीके से V3 कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 6 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चेक कर लेना 6 4 10 2 12 टोटल वही आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए ये प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता पर आधारित एक क्वेश्चन है, और ऐसा मैंने क्वेश्चन आपको पहले भी करवा दिए हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल इस पर करवाए थे और कहा भी था आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसका मैंने समझाया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ताप पूछा है, प्रारंभिक तापमान पर इतना प्रतिरोध, और अगर तापमान बढ़ा दिया तो इतना प्रतिरोध हो जाता है। तो ये तापमान ही ज्ञात करना है, जबकि उसका ताप गुणांक कितना दिया हुआ है। तो सिंपली आपको करना क्या है, वही इक्वेशन यूज़ करनी है, आर टी इक्वल आर नोट ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी नोट, ठीक है। तापमान ज्ञात करना है, आर टी माइनस आर नोट डिवाइड आर नोट अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो टी माइनस टी नोट इक्वल टू, फाइनली मैंने बताया था कि आर टी माइनस आर नोट अपॉन ये लिखा जाएगा आर नोट अल्फ़ा, ठीक है। बस आपको करना है क्या है, आर टी आर नोट अल्फ़ा इन सब के मान रखो, फाइनली जो ये आएगा जो टी नोट है उसको फिर इसमें ऐड कर देना, ठीक है। तो इसका आंसर मिल जाएगा। क्लियर नहीं आता, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करके देखिए एक बार, खुद प्रैक्टिस करनी है तब होगा ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है ना, ये तो डायरेक्टली सूत्र पर आधारित क्वेश्चन है भाई। लंबाई दे दी, क्षेत्रफल दे दिया, प्रतिरोध दे दिया, और क्या पूछ ली, प्रतिरोधकता पूछ ली। तो अपन जानते हैं R इक्वल टू क्या होता है, रो L डिवाइड A होता है। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू ए डिवाइड L। R का मान 5 है, A का मान ये 6.0 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 15 मीटर। इसको सोल्व कर लेना, आंसर मिल जाएगा। 5 3 15 3 दूनी 6 2 इंटू 10⁻⁻7 ओम इंटू मीटर, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो कि अपवन वेग पर आधारित क्वेश्चन है, अपवा वेग यहाँ पर पूछा गया है ना। देखो विद्युत धारा दी हुई है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है प्रति एकांक आयतन पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, और अपवा वेग पूछा है। तो सिंपली अपन जानते हैं आई इक्वल क्या होता है, एन ए वी डी ई, ये एक सूत्र होता है, इन दोनों में संबंध होता है विद्युत धारा और अपवा वेग में। तो वी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अपॉन एन ए ई हो जाएगा, ठीक है। आई दिया हुआ है यहाँ पर, आई का मान 0.5, एन का मान देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो आपको क्या कर देना है, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 मीटर होते हैं, तो क्यूब में कितना हो जाएगा 10⁻⁻6, 10⁻�6 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, और ये 22 और सॉरी 6 और ये 22 कितने हो जाएंगे 28। तो यहाँ पर ये कितना लिखना चाहिए, 8.5 इंटू 10⁻28 आपको लिख देना चाहिए। ए क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल देखो 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, तो 1 मिलीमीटर में 10⁻³ होते हैं, तो स्क्वायर का कितना हो जाएगा 10⁻6 हो जाएगा, ठीक है। और
बस हो गया। और हाँ, ये इलेक्ट्रॉन है, इसका आवेश का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये मान है। इसको सोल्व कर लेना, इसका आपको अपवावेग मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, हालांकि मैंने पिछले लेक्चर में इसको समझा दिया था, फिर भी एक बार वापस समझा रहा हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या कहा गया है कि प्रारंभिक तापमान पर यदि किसी तार का प्रतिरोध R0 है, यदि किसी तापमान पर उसका प्रतिरोध जो है प्रारंभिक प्रतिरोध का 2 गुना हो जाता है, ठीक है, तथा उसका ताप गुणांक कितना है, तो वो ताप ज्ञात कीजिए। ये ताप पूछा है, बस ये सिंपल सा है ये। तो वही तरीका वापस से आपको T माइनस टी नोट है ना, T माइनस टी नोट इक्वल टू क्या था, आर टी माइनस या आर माइनस, जो भी आप लिखना चाहो। अभी मैंने पीछे एक क्वेश्चन करवाया था। आर टी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 2R0 माइनस R0 अपॉन R0 अल्फा 4.0 इंटू 10⁻³ इसको सोल्व कर लेना बच्चों। R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 बनेगा, 10⁻³ ऊपर जाएगा, 1000 ऊपर हो जाता है, 1000/4 मतलब 250 डिग्री सेंटीग्रेड। और इधर T नोट 0 होता है, तो सिंपली T इक्वल 250 डिग्री सेंटीग्रेड इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 जो है सेल पर आधारित क्वेश्चन है। कहा है कि किसी कार की संचायक बैटरी है और उसका विद्युत वाहक बल जो है वो 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या होगा। तो सिंपली इसमें लोड प्रतिरोध तो दिया नहीं है भाई, इसमें ये कितनी अधिकतम धारा ले सकता है, तो आप इसमें लोड प्रतिरोध R को क्या कर देना है, 0। तो अपन जानते हैं आई मैक्सिमम या आई इक्वल अपन लिख सकते हैं E/R प्लस स्मॉल आर, 12/0.4। ठीक है, तो ये एक जीरो गया ऊपर, 120 जाती 12 मतलब 30 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर आधारित भी इस तरीके का मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था। ठीक है, इसमें क्या कहा हुआ है कि एक कुंडली है जिसका प्रतिरोध है 4.2 ओम है, उसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 10 मिनट के लिए वो धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो 10 मिनट का मतलब कितना हो गया, टोटल 600 सेकेंड हो गए, 60 से इंटू कर दिया हमने। काहे कि उसमें उत्पन्न होने वाली उष्मा ज्ञात करिए और वो भी कैलोरी में ज्ञात करिए। ठीक है, जबकि एक कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.2 जूल। ये मैंने आपको बताया भी था कि एक कैलोरी इक्वल 4.2 जूल के इक्वल होता है। अपन ने उष्मा वाला एक टॉपिक किया था, H इक्वल टू जूल का उष्मा का नियम था। ठीक है, I² R/T। ठीक है, लेकिन ये जो आंसर आता है ना, ये इसका यूनिट जो है वो बच्चों होता है जूल। ये ध्यान रखना है, इसका मात्रक क्या होगा, जूल होगा। लेकिन इसने पूछा है कि इसमें कैलोरी में, तो I²R/T जूल, 1 जूल बराबर 1 कैलोरी/4.2 हो जाएगा। तो मुझे 4.2 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये किस में बदल जाएगा, कैलोरी में। ये बात क्लियर हो गई है। ठीक है, जूल को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, कैलोरी में, 4.2 से डिवाइड करने पर। अब कुछ नहीं है, बस आपको सारे मान रख देना है इसमें। ठीक है, H = I² मतलब 4 हो गया, R कितना दिया हुआ है, 4.2 दिया हुआ है, इंटू 600। ठीक है, बट्टे 4.2। क्लियर यहाँ तक। तो ये 4.2 से 2 कैंसिल हो गया, 6 चौक 24। ठीक है, 2400 कैलोरी, 2400 कैलोरी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा मतलब डिफरेंट सा क्वेश्चन है, बाकी कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल ही है। देखिए इसमें कहा है कि एक बेलनाकार नलिका है, उसकी लंबाई L दी हुई है, और कहा है कि ये जैसे मान लो ये बेलनाकार नलिका है, इस तरीके से इसने कुछ कहा है कि, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर इसको ऐसे पोर्शन को इस तरीके से हम कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। कहा कि इसकी आंतरिक तथा बाह्य त्रिज्याएं है ना, आंतरिक त्रिज्या मान लो कि ये आंतरिक त्रिज्या हो गई, ये A दी हुई है, और कहा है कि बाह्य त्रिज्या, तो बाह्य त्रिज्या इसकी क्या हो गई, B। ये इसने कहा है, बस सिंपल सी बात है। और कहा है कि प्रतिरोधकता रो है, तो इसका प्रतिरोध बता दीजिए। तो क्या दिक्कत है भाई, R इक्वल टू क्या होता है, रो L/A होता है कि नहीं भाई। प्रतिरोधकता दी हुई है और क्या पूछा है, प्रतिरोध ही पूछा है ना, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। R इक्वल टू क्या होता है, ρL/A। बस आपको A क्षेत्रफल निकाल लेना है। क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का मतलब 2 त्रिज्याएं दी हुई है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसके इतने क्षेत्रफल में से ये क्षेत्रफल निकाल दूंगा तो ये क्षेत्रफल बच जाएगा इसका सिंपली। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल
ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, ये लीजिए बस पाई कॉमन आ गया यहाँ पर, ये बन गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये प्रतिरोध आर इक्वल टू रो एल डिवाइड पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, यही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। अब ये है विद्युत शक्ति वाला, जो कि कल अपन ने इस पर किया था, मैंने इसके न्यूमेरिकल भी आपको करवा दिए थे, ठीक है। इसमें क्या है, ये एक मकान है, एक मकान में 4 बल्ब है 100 वाट के, जो कि प्रतिदिन 4 घंटे चलते हैं। फिर 4 बल्ब है और जो कि 40 वाट के हैं और वो 6 घंटे चलते हैं। 60 वाट के 2 पंखे हैं, वो 8 घंटे चलते हैं प्रतिदिन। तो 30 दिन का खर्च बताना है, मतलब आपको बिल निकाल कर बताना है उसका, ठीक है, टोटल कितना आ सकता है। यूनिट रेट उसकी 5 रुपये दी हुई है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व करेंगे आप, इनको अलग अलग सोल्व करिए, ठीक है। यूनिट नंबर आप इसको बोलिए N1, ठीक है। पहले 100 वाट के 4 बल्ब दिए हुए हैं, ठीक है। तो वाट 100 फॉर्मूला आप जानते हो ना, वाट इंटू है ना समय बटे 1000। तो 100 इंटू समय, समय कितना दिया हुआ है 4 घंटे, कितने दिन के लिए 30 दिन के लिए, अपॉन 1000, ठीक है। और कितने बल्ब है 4 बल्ब है, इंटू 4 कर दो, इससे आपको यूनिट मिल जाएगी N1। क्लियर यहाँ तक? जैसे इसमें मैंने सोल्व किया था तब ये N1 आ रही है लगभग 48, ठीक है, 48 के समथिंग आ रही है ये। मैं चाहती 12 12 48, हाँ सही है, 48 किलोवाट, 48 किलोवाट पर घंटा इंटू घंटा। इसी तरीके से N2 की बात करते हैं, तो ये निकाल लो, 40 वाट के 4 बल्ब दिए हुए हैं, तो 40 इंटू 4 बल्ब कितने घंटे चलते हैं 6 घंटे 30 दिन तक, कितने बल्ब है 4, अपॉन कर दो क्या, सॉरी यहाँ पर 1000 है बच्चों, 1000, ठीक है। फिर इसकी यूनिट आएगी लगभग 28.8 kWh, है ना। इसकी यूनिट kWh में होती है, ये ध्यान रखना, है ना। मीटर पे kWh लिखा हुआ होता है कि नहीं, इस तरीके से। फिर इस तरीके से N3 में 2 पंखे दिए हुए हैं 60 वाट के, तो 60 इंटू कितने देर चल रहे थे वो 8 घंटे, ठीक है, 8 घंटे चलते हैं 30 दिन तक। पंखे कितने हैं 2, अपॉन 1000, ठीक है। तो इसकी यूनिट, पंखों वाली यूनिट जो है वो कितनी आ रही है, ये भी 28.8 kWh ही आ रही है, ठीक है। तो टोटल यूनिट N इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ से, N1 प्लस N2 प्लस N3, मतलब 48 प्लस 28.8 प्लस 28.8 इक्वल ऑलमोस्ट आ रही है 105.6 kWh, ठीक है। तो रेट खर्च, इसका खर्च कितना आ जाएगा, फिर खर्च का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 105.6 इंटू 5, आंसर आएगा 528 रुपये। क्लियर नहीं आता? तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन था इसका 5th चैप्टर का आंकिक प्रश्नों में। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस में अगर कहीं प्रॉब्लम है, कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कहीं प्रॉब्लम है, या कोई न्यूमेरिकल या कोई कॉन्सेप्ट आपको अगर क्लियर नहीं हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में डालिए, आप उसको पूछिए, मैं आपको समझा दूंगा इसको, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही है। कल अपन पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे 6th चैप्टर से, ठीक है। इसी का पोर्शन है, 5th चैप्टर का ही आगे का पोर्शन है, लेकिन 6th चैप्टर प्रैक्टिकली, पूरा प्रैक्टिकली है, और उसमें बहुत गजब के ऐसे नियम हम पढ़ने वाले हैं, है ना, ऐसे सिद्धांत हम पढ़ने वाले हैं जिसमें ये विद्युत परिपथों को और भी आसान कर देते हैं, उनको हम और भी आसानी तरीके से उनको सोल्व कर सकते हैं, और प्रैक्टिकली टॉपिक भी है ये, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इनमें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।